बच्चों, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ शैली गुरवानी, योर केमिस्ट्री टीचर। अब तो अच्छे से मुझे जान गए होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन में हमने 2 क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, उन क्लासेस में हमने पढ़ा पृष्ठीय रसायन कहते किसे हैं, पृष्ठ क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, अधिशोष्य क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है ना। भौतिक और अच्छा, भौतिक रासायनिक तो अभी हमने पढ़ा नहीं है ना। अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण और शोषण में अंतर क्या होता है। ठीक है, फिर सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई अधिशोषण का दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में अधिशोषण का यूज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, अनुप्रयोग क्या होता है। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो अधिशोषण आपका क्लियर है, ठोस अथवा द्रव की सतह द्वारा अपने ऊपर सतह पर क्या करना, अशुद्धियों को, विलयशील पदार्थों को या गैस के अणुओं को आकर्षित करना, क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों एक तो है वह सतह जो अधिशोषण कर रही है, मॉलिक्यूल्स को बुला रही, अणुओं को बुला रही, और दूसरा वो पदार्थ या वो गैस जो उसके साथ आकर्षित हो रही। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कच्चे बॉन्ड बनाते, दुर्बल आकर्षण बल से बंधे हैं या फिर ये प्रबल बंध बनाते। तो उसके अकॉर्डिंग हम अधिशोषण को 2 भागों में बांट सकते। तो हम कहेंगे भाई अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण कितने प्रकार का है। तो एक तो टाइप ये हो गया, कैटेगरी, अभी हम पढ़ेंगे कैसे बांट रहे। अब दूसरा तो बच्चों क्या होता है कि भाई अधिशोष्य मतलब जो गैस आ रही है या जो पदार्थ आ रहा है वो अधिशोषक की सतह पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है ना, फैल जाता है। ठीक है, तो बच्चों सतह पे कितने अणु आए, ज्यादा अणु आए या कम अणु आए। अब कंपेयर किससे करें, तो अंदर आंतरिक पृष्ठ जो है, स्थूल जो है, जैसे मान लो आपके पास एक चौक ले लो, चलो, तो मैंने क्या किया, चौक को इंक में भिगोया। अब बच्चों इंक जो है ना, एक तो हल्की है और एक गहरी इंक है ब्लू कलर की, लेकिन एक इंक जो है वो बहुत हल्की है, लाइट कलर है, और एक जो है वो गहरी इंक है। तो बच्चों अगर लाइट इंक होगी तो सतह पे जो अणु होंगे वो हल्के हल्के होंगे, कम होंगे। लेकिन अगर गहरी इंक है, मतलब कलर ज़्यादा मिला हुआ उसी में, तो हम कहेंगे कि भाई सतह पे जो अणु होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो बस इसी से कंपेयर करना है कि अधिशोष्य मतलब जो गैस आ रही है उसकी सांद्रता सतह पे कितनी है। सांद्रता परिवर्तन के आधार पर भी हम अधिशोषण को बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, तो हम कहेंगे किस आधार पे बताना है, क्या अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य आकर्षण बल के आधार पे बताना है या फिर हमें सांद्रता परिवर्तन के आधार पे बताना है। तो टॉपिक समझ में आ गया, अधिशोषण क्या होता है। ठीक है, अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यही है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है अधिशोषण के प्रकार। तो हम कहेंगे ठीक है, अधिशोषण किस आधार पे, तो हम कहेंगे सांद्रता परिवर्तन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। अधिशोषण को लिखते हैं बच्चों एडिसॉर्प्शन। ठीक है, तो सांद्रता परिवर्तन के आधार पे अधिशोषण को कितने भागों में बांटा है। तो हम कहेंगे कि भाई या तो सांद्रता सतह पे, अधिशोषक पृष्ठ पे बहुत ज्यादा होगी स्थूल की अपेक्षा, अंदर वाले भाग की अपेक्षा, या क्या होगी, कम होगी। अब अगर ज्यादा है तो आप बोल दो धनात्मक अधिशोषण। ठीक है, सांद्रता परिवर्तन के आधार पर हमने अधिशोषण को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, तो बच्चों पहला है धनात्मक अधिशोषण और दूसरा है ऋणात्मक अधिशोषण। ठीक है, पॉजिटिव एडिसॉर्प्शन एंड सेकेंड आप बोलेंगे बच्चों नेगेटिव एडिसॉर्प्शन। ठीक है, तो धनात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण। थोड़े टर्म्स जो है ना बच्चों वो आपको टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में याद करने चाहिए। तो ये हो गया पॉजिटिव एडिसॉर्प्शन और ऋणात्मक को बच्चों हम लिखेंगे नेगेटिव एडिसॉर्प्शन। ठीक है, अब है क्या भाई, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो बच्चों मान लो कि आपने क्या किया, चौक वाला एग्जाम्पल तो मैंने बताया, चौक को हल्की स्याही में डुबो, गहरी स्याही में डुबो। हल्की स्याही मतलब अधिशोषक
कम आएगा, सतह पे है ही कम, उसके अंदर हल्का कलर है। लेकिन अगर गहरा है तो ज्यादा सांद्रता होगी। तो अब बच्चों अगर ज्यादा सांद्रता है, स्थूल की अपेक्षा अगर ज्यादा सांद्रता है अधिशोषक पृष्ठ पे, या स्थूल की अपेक्षा कम सांद्रता है, तो बच्चों अगर ज्यादा सांद्रता है तो तुम बोल दो धनात्मक अधिशोषण, और अगर सांद्रता कम है तो तुम बोल दो ऋणात्मक अधिशोषण। जैसे आपने देखा था कि भाई शर्करा विलयन को रंगहीन बनाने के लिए जंतु चारकोल मिलाते हैं, तो हमने कहा था हाँ बिल्कुल, शर्करा विलयन को रंगहीन बनाने के लिए जंतु चारकोल, एनिमल चारकोल मिलाते। अब मान लो कि ना अशुद्धियां, रंगीन अशुद्धियां जो थी शर्करा विलयन की, वो मान लो कम है, बहुत कम अशुद्धियां, बिल्कुल साफ सुथरी, तो क्या होगा, तो चारकोल कम पदार्थ को अधिशोषित करेगा, सतह पे कम लोग आएंगे। लेकिन अगर बहुत गंदा सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा अशुद्धियां हैं, तो ज्यादा को अधिशोषित करेगा। तो सांद्रता तो समझ में आ गया तुम्हें कि भाई ज्यादा कब आएगी, कम कब आएगी, जितनी होगी उतनी आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अगर ज्यादा सांद्रता आ गई, स्थूल यानी इंटरनल पार्ट है ना, आंतरिक भाग की अपेक्षा अगर सतह पे ज्यादा सांद्रता है तो हम कह देंगे भाई धनात्मक अधिशोषण, और अगर कम सांद्रता है तब हम कह देंगे ऋणात्मक अधिशोषण है। ठीक है, तो बच्चों अधिशोषण को हमने बांटा है सांद्रता परिवर्तन के आधार पे, तो हम कहेंगे धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, तो आपको लिखना है जब अधिशोषक पृष्ठ पर, जब अधिशोषक पृष्ठ पर सांद्रता परिवर्तन, सांद्रता परिवर्तन स्थूल यानी आंतरिक भाग, स्थूल की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, सरफेस पे कंसंट्रेशन चेंज जो है वो बल के कंपैरेटिवली स्थूल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो भाई सतह पे अगर ज्यादा अणु आ गए तो हम कह देंगे धनात्मक अधिशोषण। तो यह अधिशोषण धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। ठीक है भाई, यह अधिशोषण धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। क्लियर बच्चों, यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं है। और ऋणात्मक में तो हम कहेंगे अधिक की जगह कम कर दो, भाई अगर सांद्रता ही कम थी तो अशुद्धियां आएंगी कम सतह पे, है ना, तो सेम डेफिनेशन लेकिन अधिक की जगह आपको कम लिखना है। तो हम लिखेंगे जब अधिशोषक पृष्ठ पर सांद्रता परिवर्तन, ठीक है भाई, अधिशोषक पृष्ठ पर सांद्रता परिवर्तन स्थूल की अपेक्षा कम। ठीक है, सांद्रता परिवर्तन की जगह तुम सांद्रता भी लिख सकते हो, अधिशोषक पृष्ठ पर सांद्रता, है ना, अंदर की अपेक्षा कम है, ज्यादा है तो पॉजिटिव और कम है तो आप लिख दो नेगेटिव। ठीक है, तो यह अधिशोषण ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। ठीक है भाई, यह अधिशोषण ऋणात्मक या नेगेटिव अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई, धनात्मक अधिशोषण क्या होता है और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है। अब आपको कहेगी नहीं भैया आप एग्जाम्पल दे दो, तो बच्चों एग्जाम्पल क्या हुआ, तो मान लो मैं आपसे कहूं कि आपके पास KCl का विलयन है। ठीक है, दो विलयन है, एक बार KCl का सांद्र विलयन है और एक बार KCl का तनु विलयन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो बच्चों आपके पास एक ट्यूब ले लेते हैं हम, ग्लास ट्यूब, यहां है आपके पास सांद्र KCl विलयन।
ठीक है, सांद्र मतलब समझ गए, KCl ज़्यादा घोला है और पानी या विलायक जो है वो कम है। ठीक है, और दूसरी बार जो है बच्चों वो आपके पास मान लो तनु KCl विलयन है, KCl की जगह आप एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो तनु मतलब पानी ज़्यादा है, KCl की सांद्रता कम है। अब ये तो वही बात होगी, अशुद्धियाँ ज़्यादा थी कि अशुद्धियाँ कम थी शर्करा विलयन में। ठीक है, अब हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो भाई हम मिला रहे हैं इसके अंदर चारकोल। ठीक है, अब बच्चों अगर चारकोल को पीस के गर्म करके पाउडर बना लेते हैं तो उसी चारकोल को हम कहते हैं भी सक्रिय चारकोल। ठीक है, तो सक्रिय चारकोल इधर भी मिला दो, सक्रिय चारकोल इधर भी मिला दो। अब क्या होगा, तो भाई यहाँ KCl ज़्यादा है तो चारकोल क्या करेगा, ज़्यादा KCl को अधिशोषित करेगा क्योंकि उपस्थित है। यहाँ पानी ज़्यादा है ना, KCl तो कम है, तो KCl कम है तो कम को अधिशोषित करेगा। तो बच्चों अगर सांद्रता सतह पे ज़्यादा हो गई तो हम क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे भाई ये तो धनात्मक अधिशोषण है ना, क्योंकि सांद्र विलयन है, ज़्यादा आएगा तो यह अधिशोषण हो गया धनात्मक अधिशोषण। और वो तो विलयन ही तनु है, तनु मतलब समझते हो ना, पानी ज़्यादा होता है और जो आप घोल रहे हो उसकी मात्रा कम है। तो बच्चों तनु विलयन है तो सांद्रता कम ही आएगी सतह पे, तो ऐसा अधिशोषण क्या होगा, तो हम कहेंगे ऐसा अधिशोषण ऋणात्मक अधिशोषण कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये पहला हो गया धनात्मक अधिशोषण, दूसरा हो गया ऋणात्मक अधिशोषण। तो आपको लिखना है जब सांद्र KCl विलयन में सक्रिय चारकोल मिलाते हैं तो धनात्मक अधिशोषण होता है, जब तनु KCl विलयन में सक्रिय चारकोल मिलाते हैं तो ऋणात्मक अधिशोषण होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, सांद्रता सतह पर स्थूल यानी बल्क यानी बॉडी के अंदर का पार्ट, तो स्थूल की अपेक्षा सांद्रता सतह पे ज्यादा है तो धनात्मक अधिशोषण, और कम है तो ऋणात्मक अधिशोषण। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो था सांद्रता परिवर्तन के आधार पर अधिशोषण। अब अधिशोषक और अधिशोष्य है ना, मान लो गैस आ गई, अब गैस आके अधिशोषक पृष्ठ पर आकर्षित होगी। ठीक है, तो क्या वो सिर्फ दुर्बल आकर्षण बल से बंधे हुए या उन्होंने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ली, तो डिपेंड कर रहा है अभी चारकोल से अधिशोषित करवा रहे हो कि निकल से, प्लैटिनम से, पैलेडियम से। तो हम कह रहे हैं हाँ ये बात तो है ही भाई, अधिशोषक है कौन और गैस भी कौन सी आ रही। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य अंतराणुक आकर्षण बलों के आधार पे हम फिर से अधिशोषण को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर। तो बच्चों अगर अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल आकर्षण बल है यानी कि वॉन डेर वाल आकर्षण बल है, तब हम कहेंगे कि भाई ऐसा अधिशोषण जो है वो है भौतिक अधिशोषण। ठीक है, भौतिक अधिशोषण। और अगर इन्होंने पक्के बंध बना लिए, भाई अगर मान लो धातु की सतह पे कोई गैस आई है ना, और उसको प्रॉपर एनर्जी मिल गई तो बॉन्ड भी बना सकता है। तो अगर उनके मध्य रासायनिक बंध का निर्माण हुआ तो हम कहेंगे फिर ऐसा अधिशोषण क्या होगा, तो ऐसा अधिशोषण कहलाएगा रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य आकर्षण बलों के आधार पे हम अधिशोषण को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब बच्चों मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ दोनों का एक एक, फिर आपको इनमें अंतर लिखने, कम से कम 10 अंतर बताने, तो आपको खुद ही देखने, बस उदाहरण को दिमाग में रखना है और डिफरेंस खुद बताना है। ठीक है, तो देखो मान लो मैंने क्या किया, तो मैंने ले लिया चारकोल। ठीक है भाई, मैंने ले लिया सक्रिय चारकोल, मतलब आप समझ गए ना, पाउडर बना हुआ है उसका। ठीक है, सक्रिय चारकोल। ठीक है, अब सक्रिय चारकोल को अगर मैं हवा में रख दूं तो हवा में क्या करेगा, बहुत सारी गैस, कोई भी गैस को अधिशोषित कर लेगा। तो मान लो सक्रिय चारकोल ने किसी एक गैस का अधिशोषण कर लिया। ठीक है, अब मान लो मैंने ये ले लिया कि भाई गैस जो है वो अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया क्या थोड़ी भारी होती है, द्रव जल्दी बन जाती है, तो जल्दी बैठ जाएगी, भारी गैस होगी तो क्या होगा, बैठ जाएगी। तो हमने लिखा भाई सक्रिय चारकोल ने अमोनिया गैस को अधिशोषित किया। अब बच्चों चारकोल यानी कार्बन C, अमोनिया NH3,
तो इन दोनों के बीच सिर्फ आकर्षण है, दुर्बल आकर्षण बल है, वॉन्डरवॉल आकर्षण बल है ना। ये दोनों कोई पक्का बॉन्ड तो बना नहीं रहे, सिर्फ ठीक है चारकोल था, अमोनिया गैस आई तो आकर्षण बल से उसको बांध दिया, बिठा दिया उसको, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह दूं कि भाई यहाँ पे अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य क्या है, तो हम कहेंगे इनके बीच में तो सिर्फ दुर्बल आकर्षण बल है ना। अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य क्या है, तो मैं कहूंगी इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो दुर्बल आकर्षण बल यानी कि वॉन्डरवॉल आकर्षण बल है, ठीक है। तो जब अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य क्या है, केवल दुर्बल आकर्षण बल या वॉन्डरवॉल आकर्षण बल है, तो ऐसा अधिशोषण क्या है, तो हम कहेंगे भौतिक अधिशोषण, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, तो मैंने ले लिया भाई एक धातु सतह, मान लो बच्चों मैंने ले लिया निकल, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया निकल। अब हमें पता है भाई बीच वाला निकल जो है उसके चारों तरफ तो 4 निकल परमाणु, लेकिन जो सतह पे है उनके चारों तरफ तो परमाणु है नहीं, तो उनकी सतह पे क्या होंगी, तो उनकी सतह पे होंगी मुक्त संयोजकताएं, तो ये खाली संयोजकता है, ठीक है। अब बच्चों मुक्त संयोजकता है तो इसकी प्रवृत्ति होगी कि क्या करूं, दूसरे गैस को या किसी भी चीज को क्या करूं, अपनी सतह पे आकर्षित करूं, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ भाई धातु था और इसकी सतह पे थी मुक्त संयोजकता, ओके। तो धातु सतह पे थी मुक्त संयोजकता। अब मान लो बच्चों कि ये किसी गैस के संपर्क में आया, मान लो हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आ गया, ठीक है। तो बच्चों हाइड्रोजन पहले तो खाली संयोजकताएं देख के क्या होंगी, आकर्षित होंगी। तो एक बार तो हाइड्रोजन क्या करेगी, एक बार हाइड्रोजन इसके साथ दुर्बल बंध बना लेगी, कच्चे बंध बना लेगी, ठीक है। तो ये तो होगी खाली संयोजकता है। और किसी एक जगह पे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन H2 होता है ना, तो ये खाली संयोजकता, और यहाँ H2 क्या करेगी, H सिंगल बॉन्ड H करके बंध जाएगी, ठीक है। तो एक बार तो देखो सिर्फ हल्की सी अट्रैक्ट हुई, आकर्षित हुई, मतलब भौतिक आकर्षण हुआ, भौतिक अधिशोषण हुआ, ठीक है। दुर्बल आकर्षण बल से बंधी इसलिए भौतिक अधिशोषण। लेकिन बच्चों अगर इसको प्रॉपर एनर्जी मिल जाए, है ना, अगर इसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल जाए, सक्रिय ऊर्जा मिल जाए, कोई भी प्रॉपर एनर्जी मिल जाए, हाई टेम्परेचर चाहिए इसको इसकी कंडीशन फुलफिल करने के लिए, है ना, तो ये पक्के बंध भी बना लेगा। तो निकल क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ पक्के बंध बना लेगा, ठीक है। तो बच्चों निकल ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ प्रबल रासायनिक बंध बना ली, निकल परमाणु हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ प्रबल रासायनिक बंध, है ना। ये कलर चेंज कर देते हैं हम, तो ये देखो ये सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, मतलब इसका खुद का बॉन्ड तो टूट गया, तो इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा तो चाहिए, वही ऊर्जा इसको मिलना चाहिए, है ना, उसी के लिए मांग रहा है सक्रिय ऊर्जा, थोड़ी एनर्जी कहीं से मिल जाए, मतलब हाई टेम्परेचर मिल जाए, है ना, 2 बॉन्ड तो तोड़ दे, फिर ये पक्का बंध बनाएगा तो उल्टा ऊर्जा मुक्त होगी और बहुत ज़्यादा मुक्त होगी, इसको कंपेंसेट कर लेगी। मतलब कोई महंगी चीज़ खरीद के लानी तो एक बार तो आपका पैसा लगेगा, ठीक है, लेकिन वो महंगी चीज़ और महंगी बिक गई तो आप जो हाथ से वो पैसा आया वो दोनों में कंपेंसेट हो जाएगा, जो खरीदी वो निकल जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली इसको एक बार तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी, मान लो 100 जूल एनर्जी चाहिए, तो चाहिए एक बार तो, लेकिन एक बार ये एनर्जी अवेलेबल हो गई तो ये इसके साथ पक्के बंध बना लेगा। अब 200 जूल ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है, तो 100 तो जो खर्च हुई उसको बराबर कर देगा, ये लो भाई 100 मैंने मांगी थी, तब भी 100 जूल ऊर्जा मुक्त हुई, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये तो पक्का बंध बन गया। तो अगर अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य क्या है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे तो रासायनिक बंध है। तो बच्चों अगर अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध है तो ऐसा अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है।
और सिर्फ दुर्बल आकर्षण बल से बंधे हैं, तो ऐसा अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, आकर्षण बलों के आधार पे थोड़ी थोड़ी बात हमारी क्लियर हो गई, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, अब इन दोनों उदाहरण को देख के ही बच्चों आपको सारे अंतर बताने हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर्स में आपको एक बार वापस बनवा लेती हूँ ताकि आप खुद डिफरेंशिएट कर पाए। तो बच्चों पहला क्या था, तो हम कहेंगे पहला था भौतिक अधिशोषण। ठीक है, फिजिकल एडिसॉर्प्शन बोलते हैं, फिजियोप्शन बोलते हैं या भौतिक अधिशोषण। ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों, तो दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, केमिकल एडिसॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण, और कुछ स्टेट बोर्ड की बुक में इसको रसोशोषण भी लिखा है ना, मतलब वही है रासायनिक अधिशोषण या केमिजॉर्प्शन कह सकते हैं आप, केमिकल एडिसॉर्प्शन। ठीक है भाई, अब यहां क्या था बच्चों, तो हमने देखा था कि भाई यहां पे चारकोल हमने रख दिया था। ठीक है, चारकोल हमने रख दिया था और इसकी सतह पे अमोनिया गैस जो है वो आकर्षित होके आ गई थी। ठीक है ना, और हमने कहा था कि भाई अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य क्या है, तो यहां वॉन्डरवॉल आकर्षण बल थे। अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य क्या था, तो हम कहेंगे यहां तो वॉन्डरवॉल आकर्षण बल थे। अब वहां क्या था, तो फाइनल डायग्राम बनाते हुए तो हम कहेंगे भाई हमने देखा था कि भाई निकल धातु है ना, निकल धातु के संपर्क में जब हाइड्रोजन गैस आई तो इसके साथ पक्के बंदी बना लेते। तो ये तो आपका अधिशोषक है और ये हाइड्रोजन गैस अधिशोष्य है। तो बच्चों इनके मध्य क्या था, तो इनके मध्य रासायनिक बंध थे। ठीक है, तो यहां रासायनिक बंध है। अब मैं आपको कह रही हूं भाई आप मुझे बेसिक डिफरेंसेस बता दो, क्या क्या है इनके बीच में अंतर। तो बच्चों पहला अंतर तो आपको डेफिनेशन से ही नजर आ गया है ना, भौतिक अधिशोषण, तो मुझे लिखना चाहिए अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य वॉन्डरवॉल आकर्षण बल या दुर्बल आकर्षण बल होते हैं। वहां क्या लिखना चाहिए, तो वहां लिखना है भाई वहां तो प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। ठीक है, तो पहला अंतर मिलेगा आपको बच्चों अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य, अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य क्या होगा, तो हम कहेंगे अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य वॉन्डरवॉल आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, वॉन्डरवॉल आकर्षण बल होते हैं। ऐसा अधिशोषण जो है वो कहलाता है भौतिक अधिशोषण। अब यहां क्या होते हैं, तो हम कहेंगे अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। ठीक है, तो अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होते हैं, तो ऐसा अधिशोषण कहलाता है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, एक बात तो क्लियर। अब बच्चों जहां दुर्बल आकर्षण बल है वहां ऊष्मा भी कम मिलेगी। भाई हमने पढ़ा था अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। जब भी अधिशोषण होता है तो गैस आके अधिशोषक की सतह पे आ जाती है ना, और पृष्ठीय बलों में कमी आती, बंध बनते हैं, चाहे दुर्बल बने प्रबल बने पर बंध बनते हैं। तो जब भी बंध बनता है तो ऊष्मा मुक्त होती है ना। तो यहाँ आकर्षण बल दुर्बल है तो अधिशोषण ऊष्मा कम होगी, वहाँ आकर्षण बल प्रबल है तो अधिशोषण ऊष्मा ज्यादा होगी। तो अगर मैं कहूँ हीट ऑफ फिजियोप्शन, भौतिक अधिशोषण में कितनी ऊष्मा मुक्त हुई, तो आपको याद रखना है भाई भौतिक अधिशोषण में कोई ज्यादा तो नहीं होती है, केवल 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा मुक्त होती है। और रासायनिक में, तो बच्चों रासायनिक में 10 गुना ज्यादा मान लो, और 20 भी नहीं, कम से कम 80 किलो जूल से 400 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है,
तो भाई यहाँ ऊष्मा कम है, यहाँ ऊष्मा ज्यादा है। भूल जाओ तो आप लिख देना यहाँ अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, यहाँ अधिशोषण ऊष्मा का मान ज्यादा होता है। तो 2 पॉइंट क्लियर, हाँ ये तो दिख ही रहा है। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि भाई अमोनिया की एक परत बन गई, तो बच्चों एक परत क्यों बनी, एक और बन जाती, बना तो किया नहीं, तो हम कहेंगे यहाँ 2 बन सकती थी, ठीक है 3 बन जाती, उसमें क्या था। तो ऐसे तो कितनी भी बन सकती थी भाई, जहां दूर दूर तक ये आकर्षित करता है वहां तक परतें बन सकती थी। तो मैं कह दूं कि भाई भौतिक अधिशोषण क्या है, तो बच्चों भौतिक अधिशोषण बहुपर्ती है, कितनी भी लेयर्स बन सकती है, डिपेंड करता है आपने सतह कितनी बड़ी ली है। अब सतह कितनी बड़ी ली है वहां पे भी होगा, वहां पे भी संयोजकताएं ज्यादा होंगी, लेकिन एक ही तो बॉन्ड बनाएगा। एक बार ये बॉन्ड बन गया बस, तो अगली हाइड्रोजन आएगी तो वो खत्म, जगह तो ब्लॉक हो गई। तो हम कहेंगे हाँ बस एक बार बॉन्ड बनाएगा, एक संयोजकता भर जाएगी, बस खत्म। तो बच्चों ये क्या होगा, तो ये सिंगल लेयर्ड है ना, वो था बहुपर्तीय मल्टी लेयर्ड, और ये एक पर्तीय यूनी लेयर्ड होता है, ठीक है। तो ये बहुपर्तीय, वो एक पर्तीय, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर। अब 4th पॉइंट क्या है बच्चों, तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसको गर्म कर दूं तो अमोनिया गैस क्या गर्म होगी। मैंने कहा था भाई जल्दी द्रव बन जाती, भारी होती, बैठ जाती, लेकिन गर्म करेंगे तो उसको आपने हीट दे दी, ऊर्जा मिली। ऊर्जा मिली तो गैस की प्रकृति तो उड़ने की होती है, बैठने की थोड़ी ना होती। तो नेचर तो उसका उड़ने का ही था, है ना। हमने अधिशोषक रख दिया तो वो आके आकर्षित हो गई। लेकिन अगर तुमने गर्म किया तो गैस तो उड़ जाएगी, है ना, और ठंडा कर दो वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक बार बंद बन गया, अब आपको गर्म करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हम कहेंगे भाई ये तो उड़ जाएगी, वापस आ जाएगी, फिर उड़ जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, लेकिन वहाँ एक बार बंद बन गया तो बन गया। इसका मतलब कि बच्चों ये जो भौतिक अधिशोषण है ये उत्क्रमणीय है, ठीक है, रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, और वहां पे एक बार बंद बन गया तो वापस नहीं आनी है गैस। तो ये क्या है, तो बच्चों ये अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो हम कहेंगे ये उत्क्रमणीय और वो अनुत्क्रमणीय, ठीक है, ये बात भी सही है। अब ध्यान से सोचो, मैंने कहा था इसको गर्म कर दो गैस उड़ जाएगी, गर्म कर दो ताप बढ़ा दो गैस उड़ जाएगी, मतलब अधिशोषण घटेगा। तो ताप बढ़ाने पे, है ना, अभी तो हमने पढ़ा, तो हम कहेंगे भाई ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। तो बिल्कुल भाई ताप बढ़ाने पे भौतिक अधिशोषण घटता है, ठीक है, क्योंकि भाई गर्म करेंगे तो गैस उड़ जाएगी, ठंडा करेंगे तो वापस आ जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ हमने कहा था कुछ फर्क पड़ा नहीं ताप बढ़ाने पे, क्योंकि ये तो होता ही हाई टेम्परेचर पे। भाई अगर ये पक्का बॉन्ड बनाए तो हमने क्या कहा था सक्रियण ऊर्जा चाहिए, है ना, हीट चाहिए, तब जाके पक्का बंध बनाएगा, अदरवाइज तो बनाएगा नहीं, ठीक है। तो बच्चों रासायनिक बंध बनाने के लिए उसको चाहिए उच्च ताप, तो आपको लिखना है यह उच्च ताप पर ही होता है, ठीक है। तो ताप बढ़ाने की बात तो आप करो ही मत, वो बेचारा होता ही हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ताप का प्रभाव भी कहीं ना कहीं क्लियर हुआ। अब ताप, तो देखो अगर मैं प्रेशर लगाऊं, है ना, अगर मैं कोई भी गैस को क्या करूं दाब लगाऊं, तो गैस पे दाब कैसे लगेगा, तो हम कहेंगे हमें गैस को संपीड़ित करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, है ना। घर में जो गैस सिलेंडर आता है उसमें भी गैस होती, तो गैस तो सिर्फ फैली हुई है ना, इस सिलेंडर में आएगी कैसे। हम कहते हैं 14 लीटर की गैस है या 15 लीटर की गैस है, तो आएगी कैसे। तो गैस को प्रेशर दे दे के क्या करते हैं, फिल करते हैं, है ना, तभी तो गैस भरेगी उसके अंदर। तो गैस को दाब बढ़ाना मतलब गैस को संपीड़ित करना। अब बच्चों अगर मैं दाब बढ़ाती जाऊं तो गैस के अणु पास आएंगे तो क्या होगा, द्रवित हो जाएंगे, या वॉन्डरवॉल आकर्षण तो बढ़ेगा उसके बीच में। अब वॉन्डरवॉल आकर्षण बल कहाँ बात कर रहा था, यहाँ हमने कहा था भाई इन दोनों के बीच में वॉन्डरवॉल आकर्षण बल। तो अगर मैं दाब बढ़ाऊं तो गैस के अणु पास आएंगे तो गैस की संपीड़ित होने की प्रवृत्ति है, गैस जो है वो दब जाएगी, बैठने की चांसेस ज्यादा है। तो दाब बढ़ाने पे ये तो बढ़ जाएगा, इसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं, उसको तो बॉन्ड बनाना है तो बनाना है, नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, बात समझ में आई ना, कि भाई देखो यहाँ दूरी थी, तुमने दाब लगाया तो और गैस के अणु आ गए, ठीक है। यहाँ 2 परतों के बीच में जगह खाली थी, दाब लगाया तो और गैस के अणु यहाँ आके बैठ जाएंगे, भाई जगह तो पड़ी है ना। तो प्रेशर लगाओ तो कम जगह में ज्यादा अणु आ जाएंगे,
यानी कि हुआ क्या ले दे के, तो हम कहेंगे दाब बढ़ाया। अगर आपने दाब बढ़ाया तो बच्चों दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। ठीक है, भी बात तो सही। अब वहां तो हम कहेंगे वहां तो दाब का कोई प्रभाव था ही नहीं। हमने देखा हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां हम लिख देते दाब का कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, दाब का कोई प्रभाव नहीं। ओके, अब बच्चों मैंने कहा था चारकोल है, हवा में रख दो, तो हमने कहा था भाई अमोनिया है तो अमोनिया को ले लेगा। मैंने अमोनिया लिया था क्योंकि थोड़ी भारी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, जल्दी द्रवित हो जाती है। SO2 होती तो भी भारी होती, उसको भी ले लेता, है ना। नहीं तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन होती तो उनको भी अधिशोषित करता। भाई किसी को कम अधिशोषित करता है, किसी को ज़्यादा अधिशोषित करता है। गैस अगर हल्की है तो उड़ जाएगी, है ना, वो बैठेगी नहीं, तो थोड़ी कम अधिशोषित होगी। और भारी है तो जल्दी आ जाएगी, तो जल्दी बैठ जाएगी, तो ज़्यादा अधिशोषित हो जाएगी। तो ठीक है, बात तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई चारकोल किसी एक ही गैस को अधिशोषित करेगा, तो ऐसा थोड़ा है, सबको अधिशोषित करता है। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अधिशोषित वो सबको खींचता है अपनी ओर। तो मतलब ये स्पेसिफिक कहाँ है, विशिष्ट कहाँ है ना। भाई हर गैस को आकर्षित कर रहा है, लेकिन अब निकल है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हाइड्रोजन अगर मैं अमोनिया रख दूं तो हो सकता है वो काम ना करे। ठीक है, तो भाई जैसे धातु उत्प्रेरक होता है ना, आगे जाके हम इसी को उत्प्रेरक से जोड़ेंगे। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, भाई इसके लिए काम करना है, इसके लिए नहीं करना है। उसी प्रकार से रासायनिक अधिशोषण, भाई निकल ने हाइड्रोजन को तो अपनी सतह पे बांध लिया, है ना, लेकिन SO2 होता तो उसको शायद नहीं बांधता। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। तो हम कहेंगे तो विशिष्ट था नहीं, लेकिन वो क्या है, विशिष्ट है। किस गैस के साथ रासायनिक बंध बनाना है, किस गैस के साथ नहीं बनाना है, वो धातु पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों ये स्पेसिफिक नहीं होता है, यह विशिष्ट नहीं होता है। ठीक है, नॉट स्पेसिफिक, विशिष्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो बच्चों जिसके साथ बॉन्ड बनाना है उसी के साथ बनाना है, जिसके साथ बॉन्ड नहीं बनाना है उसके साथ नहीं बनाना है। मतलब यह विशिष्ट होता है, दिस इज स्पेसिफिक, यह विशिष्ट होता है। ठीक है भाई, स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक नहीं है। अब तो बच्चों अगर मैं कहूँगी भाई मैंने ऐसी गैस ली है जो जल्दी द्रवित हो जाती है ना, थोड़ी भारी है, लिक्विड जल्दी बन जाती, और एक गैस ऐसी है जैसे हाइड्रोजन है तो वो बहुत हल्की है और वो द्रव तो बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा तब जाके बनेगी, इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता हमारे लिए। तो हम कहेंगे कि भाई अगर गैस जल्दी द्रव बन जाए नॉर्मल टेम्परेचर पे ना, अभी रूम टेम्परेचर है, इस पर द्रव अवस्था में आ जाए तो यहाँ अधिशोषण ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर गैस द्रव होगी, भारी होगी तो बैठ जाएगी, तो वॉन डर वाल आकर्षण बल बढ़ जाएंगे। तो हमें पता है ठोस द्रव गैस, तो हम कहते हैं गैस में अणु दूर दूर है, आकर्षण बल कम है। द्रव बन गई तो गैस में अणु पास पास आ गए, क्योंकि वो द्रव बन चुकी है तो वॉन डर वाल आकर्षण बल बढ़ जाएंगे। तो अगर गैस जल्दी द्रव बनती है तो इसको तो फायदा है, लेकिन इसको क्या फायदा है ना, अगर गैस द्रव बन रही है तो उसको क्या, उसको तो बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो बच्चों ये गैस के द्रवीकरण से संबंधित है, लेकिन ये गैस के द्रवीकरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे भौतिक अधिशोषण, यह गैस के द्रवीकरण पर निर्भर करता है, लिक्विफिकेशन जिसे कहते हैं, गैस के द्रवीकरण पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पहुंचेंगे तो हम कहेंगे नहीं, यह गैस के द्रवीकरण से संबंधित है ही नहीं, गैस के द्रवीकरण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब तो बच्चों हमने चारकोल रख दिया, कोई भी गैस आई उसकी सतह पे अट्रैक्ट होगी, लेकिन मैंने निकल रख दिया तो हर कोई गैस आएगी नहीं, ऐसा तो होना ही नहीं है। स्पेसिफिक पर्टिकुलर गैस के साथ ही बंध बनाना। अब यूं भी नहीं है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही बंध बना लिया, इसको प्रॉपर एनर्जी चाहिए,
है ना, निश्चित मात्रा में इसको ऊर्जा चाहिए, हाँ इतनी ऊर्जा मिली तो मैं बंध बनाऊं, अदरवाइज नहीं। मतलब ये जो है बच्चों रासायनिक अधिशोषण जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सक्रियण ऊर्जा पे। भाई इसको एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सक्रियण ऊर्जा का कोई लेना देना नहीं है। अब सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तो भाई अभिकारक को उत्पाद में बदलना है, तो सीधा तो नहीं बदलता है। अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक निश्चित ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है, या इतनी एनर्जी तो चाहिए, इतनी मुझे मिले तो मैं बॉन्ड बना लूंगा, बाकी अगर एक्स्ट्रा हुई तो मैं बचा लूंगा। क्या हो सकता है बॉन्ड बनाने से बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त हुई तो ज्यादा एनर्जी दे दूंगा, पर एक बार तो इतनी एनर्जी हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रासायनिक बंध बनता है तो सक्रियण ऊर्जा चाहिए, लेकिन यहाँ दुर्बल आकर्षण बल है तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो हम कहेंगे भाई भौतिक अधिशोषण, तो भाई इस अधिशोषण में, है ना, इस अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं लिख रही हूं यहां सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको भौतिक अधिशोषण कराना है तो नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ तो हम कहेंगे यहाँ तो होती है, बिल्कुल होती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो आप यहाँ लिखेंगे सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं। अब बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो सरफेस कंपाउंड सतही यौगिक कहाँ बना, जैसे निकल ने हाइड्रोजन के साथ पक्का बंध बना लिया। तो जब दो चीजें अगर मिल जाती है, दो पदार्थ अगर मिल जाते हैं और रासायनिक बंध बनाते हैं, तो जो नया उत्पाद बना है वो भी क्या है, वो एक यौगिक है। अब वो यौगिक खाली सतह पे बंध बनने के कारण हुआ है। पहले सिर्फ निकल था, अब निकल के साथ हाइड्रोजन बंधा हुआ है, वो भी हाइड्रोजन बंध के प्रबल रासायनिक बंध के साथ हाइड्रोजन बंधा हुआ है। तो हम कहेंगे भाई ये नया यौगिक है, नया उत्पाद है, इस प्रोडक्ट को कहेंगे सतही उत्पाद या सतही यौगिक। लेकिन यहाँ कोई आकर्षण बल है ही नहीं, मतलब दुर्बल आकर्षण बल है, कोई पक्का बंध है ही नहीं। हल्का सा भी गर्म कर दोगे तो सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, लेकिन वहाँ तो मजबूती है, नई चीज़ बनी है। तो हम कहेंगे भाई अगर रासायनिक अधिशोषण होते हैं तो यहाँ सतही यौगिक सरफेस कंपाउंड बनता है। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, सतही यौगिक बनता है, सरफेस कंपाउंड बनता है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखना है, तो बच्चों हमें यहाँ लिखना है सतही यौगिक सरफेस कंपाउंड नहीं बनता है, कोई मतलब ही नहीं है, या तो दुर्बल आकर्षण बल है, तो सतही यौगिक नहीं बनता है। क्लियर, तो थोड़ा बहुत समझ में आया। अधिशोषण है ना, अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल है। अगर दुर्बल आकर्षण बल है तो बच्चों आपको बोलना है वॉन डेर वाल आकर्षण बल है, तो भौतिक अधिशोषण। लेकिन अगर प्रबल रासायनिक बंध है तो आपको बोलना है रासायनिक अधिशोषण। अब आपको लग रहा है मैडम आपने सब मिक्स कर दिया, अब लिखेंगे कैसे, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ साथ लिखते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी धीरे पढ़ा रही हूँ, है ना, तो अगर मेरे साथ साथ लिखते हैं तब तो आप बराबर लिख पाएंगे। अब आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मिक्स हो गया, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से लिख लो, तुम खुश रहो, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे डायग्राम से ही सब कुछ समझाना था, है ना, डायग्राम से बहुत जल्दी समझ में आएगा। हाँ भाई भौतिक में क्या था, चारकोल के ऊपर अमोनिया, रासायनिक में क्या था, अच्छा निकल था, हाइड्रोजन आई, पहले तो दुर्बल आकर्षण बल से बंधा, बाद में ऊर्जा मिली, सक्रिय ऊर्जा, फिर उसने पक्का बंध बना लिया। तो उसको देख के हम आराम से अंतर लिख पाते हैं। अब ऐसे तो फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी, लेकिन अब हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, अब हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। एक एक पॉइंट हमने डिस्कस कर करके लिखा है, एक एक पॉइंट समझ के लिखा है। ठीक है, तो अब तुम्हें इसको पढ़ने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बच्चों। तो देखो पहला पॉइंट आपको कह रहा है भौतिक अधिशोषण, अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वॉन डेर वाल बल होते हैं, है ना, वॉन डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। ठीक है भाई, दुर्बल वॉन डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। वहां क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध पाए जाते हैं, क्योंकि वो तो केमिकल बॉन्ड बनाएगा। फिर हमें पता था यहाँ ऊष्मा बहुत कम थी, कितनी थी, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, वहाँ ज़्यादा थी, लगभग 10 गुना ज़्यादा थी, तो 80 से 400 किलो जूल प्रति मोल,
कुछ बुक्स में 200 से 400 किलो जूल पर मोल लिखा है, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये उत्क्रमणीय है, तो हमने देखा था भाई गैस आ गई, गर्म कर दो तो उड़ जाएगी, है ना, ठंडा कर दो वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ अगर एक बार आ गई तो आ गई, फिर जानी नहीं है, तो यह उत्क्रमणीय है, यह अनुत्क्रमणीय है। फिर ये बहुपर्तीय है ना, छूट गया था, बहुपर्तीय मतलब एक परत बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, तो हम कहेंगे हाँ बहुत सारी परतें बन सकती, लेकिन वहाँ तो एक एक संयोजकता खाली थी, और एक एक संयोजकता पे अगर आपने एक एक बंध बना लिया तो खत्म। तो ये सिंगल लेयर्ड, यूनी लेयर्ड, एक परतीय, और ये क्या था, तो हम कहेंगे भाई ये बहुपर्तीय। अब बच्चों अगर ताप बढ़ाया तो वहाँ तो हमने देखा था गैस उड़ जाएगी, तो ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो ये तो होता ही उच्च ताप पे है। फिर दाब बढ़ाया तो आपको पता है दाब बढ़ाने से गैस अणु पास पास में आ जाएंगे, उनके मध्य आकर्षण बल बढ़ जाएंगे, तो दाब बढ़ाने पे भौतिक अधिशोषण बढ़ता है। लेकिन यहाँ अगर गैस के अणु पास पास आ गए, चाहे दूर चले गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो यहाँ दाब का कोई प्रभाव नहीं है। फिर ये विशिष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था चारकोल है तो हर तरह की गैस को अट्रैक्ट करता है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन यहाँ किसके साथ बंध बनाना है, किसके साथ बंध नहीं बनाना, ये सब कुछ फिक्स होता है, तो ये विशिष्ट है। फिर बच्चों इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बंध से बंधा है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर यहाँ रासायनिक बंध बनाना है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो सक्रिय ऊर्जा तो हर केमिकल प्रोसेस में चाहिए। जरूरी नहीं यहाँ जहाँ पे भी पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, तो एक बार तो एनर्जी चाहिए होती, तो हम कहेंगे यहाँ सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर तो बच्चों ये गैस के द्रवीकरण लिक्विफिकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर गैस द्रव में जल्दी चेंज हो जाती है तो गैस के अणु जल्दी पास पास में आ जाएंगे, आकर्षण बल, वॉन डर वाल आकर्षण बल बढ़ जाते, तो ये द्रवीकरण पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको बनाने पक्के बंध है, रासायनिक बंध बनाने, तो द्रवीकरण होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड बनना है तो बनेगा और नहीं बनना है तो नहीं बनेगा। फिर यहाँ सतही यौगिक नहीं बनता है, तो बच्चों सतही यौगिक का मतलब तुम समझते हो, सतही यौगिक का मतलब क्या होता है, सरफेस कंपाउंड। तो भाई अगर चारकोल के ऊपर अगर हाइड्रोजन है या अमोनिया है या कोई भी गैस है, तो कोई कंपाउंड थोड़ा ना बना है, वो तो सिर्फ आकर्षण बल से बंधे हुए, तो यहाँ सतही यौगिक नहीं बनता है। लेकिन यहाँ तो बच्चों बॉन्ड बना, तो बॉन्ड बना तो हम कहेंगे अगर रासायनिक बंध बना है तो नया उत्पाद बना है, यानी सतही यौगिक बनता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना आपको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ, तो हम कहेंगे कि भाई आज हमने पढ़ लिया अधिशोषण के प्रकार। दो प्रकार का अधिशोषण होता है, एक सांद्रता परिवर्तन के आधार पर और दूसरा आकर्षण बलों के आधार पर। सांद्रता परिवर्तन के आधार पर हमने डिस्कस कर लिया धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण, और आकर्षण बलों के आधार पर अगर हम बात करें तो रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। तो अधिशोषण के प्रकार क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन में भी छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, वहां हम पढ़ेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तब तक बिल्कुल स्टडी कीजिए, ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय कीजिए, नोट्स बनाइए और अपना ध्यान रखिए।